आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आत्मविश्वास आता है आपके अंदर से, आपके मन से, आपकी वाणी से, आपके विचारों से, आपके स्वभाव से। यानी कि पराक्रम, जैसा हम सोचते हैं दरअसल वही परिलक्षित होता है हमारे विचारों में और हमारे पूरे एटीट्यूड में, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। बिल्कुल, और इसलिए कहा भी गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारी कोशिश ऐसी हो कि हम जब किसी से बात करें तो सामने वाले के मन को हम मोह लें और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज हम सभी करें। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो पराक्रम, एक प्यारी सी खूबसूरत सुबह का आगाज हो चुका है हमारे कार्यक्रम हेलो इंडिया के जरिए। और आइए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज आपके लिए हेलो इंडिया के इस एपिसोड में क्या कुछ खास हाइलाइट्स है। हेलो इंडिया में आज बात होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की, बताएंगे आपको देश दुनिया का हाल और नजर डालेंगे राज्यवार खबरों पर भी। आज से बिम्स्टेक सम्मेलन की भी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको रूबरू करवाएंगे तमाम महत्वपूर्ण खबरों से, देंगे आपको जानकारी। न्यूज यू कैन न्यूज में ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी और जानेंगे कि इतिहास के पन्नों में आज की तारीख के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक मेरे और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं संसद के सत्र से जुड़ी सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज संसद का चूंकि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और सकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कल विधेयक संबंधी प्रस्ताव को सदन में रखा था। आज वो विधेयक को पारित कराने के लिए प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही इस विधेयक से संबंधित संशोधन भी सदन में अलग से पेश किए जाएंगे। मंगलवार को संसद ने 2022-23 के बजट को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त और विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का दिया जवाब और कहा कि मोदी सरकार आम लोगों पर कर का भार कम डालने की नीति पर काम कर रही है और इसका प्रमाण है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने और व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के दौरान कोई नया कराधान नहीं लगाया गया। $23,846 crores for the year 21-22, which is now coming to an end. Specifically, issues related to health emergency response system, health emergency infrastructure. The allocations have been steady from 2020 and substantial in order that health infrastructure get strengthened. राज्यसभा में कुछ ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा उठा। विपक्ष ने सरकार से यूनियनों की मांगों पर गौर करने का आग्रह किया। सुधारात्मक कदम उठाने की मांग भी विपक्ष ने सरकार से की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान शिक्षा में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, भारतीय सेना में रिक्त पदों के भरे जाने और पानी की कमी से जुड़े मुद्दे सांसदों द्वारा उठाए गए। और चलिए अब नजर डाल देते हैं
अहम राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों के एक संगठन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 5वां सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में आयोजित हो रहा है जब श्रीलंका भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में मतुआ धर्म महामेले को संबोधित किया। अपने इस वर्चुअल भाषण में प्रधानमंत्री ने मतुआ समाज से आग्रह किया कि सिस्टम से करप्शन को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता महान है। ये महान इसलिए है क्योंकि इसमें निरंतरता है, ये प्रवाहमान है, इसमें खुद को सशक्त करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता बनाती जाती है और रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उनके अनुसार खुद को ढाल लेती है। इस महानता का श्रेय हरिचंद ठाकुर जी जैसे सुधारकों को भी जाता है, जिन्होंने समाज सुधार के प्रवाह को कभी रुकने नहीं दिया। श्री श्री हरिचंद ठाकुर के संदेशों को जो भी समझता है, जो हरिलला अमृतों का पाठ करता है, वो स्वतः ही कह उठता है कि उन्होंने सदियों को पहले ही देख लिया था। पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय के बीच बीते 5 दशकों से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सन 1972 में असम से काटकर अलग मेघालय राज्य का गठन होने के साथ ही दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा था और इस मुद्दे पर कई बार हिंसक झड़प हो चुकी थी। दोनों राज्यों के बीच कुल 12 जगहों को लेकर विवाद है। इस समझौते में उनमें से 6 स्थानों को लेकर जो विवाद चल रहा था उसे सुलझा लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शौर्य और पराक्रम की इस धरती पर गौरवशाली इतिहास की अनेक अमर गाथाएं अंकित हैं। राजस्थान के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको वीरता, भक्ति और सेवा की पुण्यभूमि राजस्थान के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारी इस मरुधरा का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। यहाँ की धरती पर शौर्य और पराक्रम के साथ साथ देश सेवा और मातृभूमि के प्रति बलिदान की अनेक गौरव गाथाएं अंकित हैं। आज भी राजस्थान के वीर सपूत हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके सबसे आगे हैं। मैं उन सभी को आज नमन करता हूं। मध्य प्रदेश में 5,21,000 परिवारों को प्रधानमंत्री ने कराया है गृह प्रवेश। हर गरीब को घर मुहैया कराने का जताया संकल्प। विपक्षी दलों पर किया तंज। कहा, पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस साल भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित रहेगा। यह अभियान जल संरक्षण को जन अभियान बनाने पर उन्होंने जोर दिया। 30 नवंबर 2022 तक चलेगा यह अभियान। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं। एक तरफ पीएफ खाता और क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स चुकाना होगा, तो वहीं होम लोन पर मिल रही अतिरिक्त छूट में बदलाव किए गए हैं। और अब राज्यवार खबरों पर डालेंगे नजर।
गोवा में बीजेपी विधायक रमेश तावड़कर को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गणेश गावंकर ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक सतीश महाना निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी रहा। कल 40 से अधिक नवनिर्वाचित विधायकों ने राज्य की 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक सतीश महाना निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में सरकार गठन के बाद मंगलवार देर शाम मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने पास गृह विभाग बरकरार रखा है। वहीं सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यभार सौंपा गया। नवनिर्वाचित उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो चुका है। आज लेखा अनुदान पेश होगा। लिंगायत समुदाय के सिद्धगंगा मठ के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय दृष्टा शिव कुमार स्वामी की 115वीं जयंती पर राहुल गांधी आज बेंगलुरु जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रमुख कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक की साझा कार्यक्रम कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के संदर्भ में विस्तृत सकारात्मक चर्चा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री को कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए उनसे मुलाकात हुई। दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के रोजगार बजट को बहस के बाद विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। बजट सत्र 23 मार्च को शुरू हुआ था। असम विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,19,551 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 16 मार्च को 600 करोड़ 36 लाख रुपए के घाटे वाला बजट पेश किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 67.22 करोड़ का बजट पारित किया है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पास करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति के स्थायी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में मंगलवार शाम बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला किया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इसके आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। आईटीबीपी और डीआरजी की संयुक्त दल के गश्त के लिए रवाना किया गया था। जब दल सुबह क्षेत्र में था तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों से लगातार विस्फोट कर दिया। मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने करीब 10 से 15 वर्षों की अवधि में जलाशयों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया। पेड़ की जड़ों से इन पुलों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज हैं। राजस्थान के अलवर जिले में फैले सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है, जिस पर काबू पाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। इसी बीच प्रशासन ने वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों को गांव खाली करने को कहा है।
और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां क्या हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच दशकों पुराने बहुआयामी दोस्ताना संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये जुलाई 2021 में रिकॉर्ड 5वीं बार नेपाल का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देउबा की पहली विशेष यात्रा होगी। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड कैसाबून भारत के दौरे पर हैं। वो हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। बैठक में उन्होंने कहा कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला सामूहिक रूप से करना चाहिए। जयशंकर ने विशेष रूप से संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को तेज करने एवं इसे विस्तार देने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन 11 अप्रैल को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित होगा। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच आखिरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास और बढ़ती तानाशाही से निपटने के लिए भारत को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। भारत के विकास के लिए सहायता को 2021 में $2 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में $6 करोड़ 60 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023 में विकास के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली सहायता का हिस्सा है, जिसे व्हाइट हाउस ने अमेरिकी संसद को भेजा था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं प्रस्ताव पर चर्चा 31 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस बीच इमरान खान भी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों से अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दिन नेशनल असेंबली में उपस्थित नहीं होने का निर्देश दिया है। इमरान खान ने इसके लिए एक लेटर भी अपने पार्टी के सदस्यों के लिए जारी किया है। इराक की संसद आज नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। इससे पहले ये चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन राजनीतिक गुटों के बीच विवादों के कारण एक कोरम तक पहुंचने में विफल रहने के बाद इसे 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दुबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने भारत के $400 बिलियन के निर्यात में करीब 10% का योगदान दिया है। 1 मई से भारत यूएई में CEPA लागू होने जा रहा है, जो जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत होगा। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। और आपको बता दें कि 3 दिवसीय भारत यात्रा पर 1 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। भारत दौरे पर मैक्सिको के विदेश मंत्री हैं। साथ ही सामूहिक रूप से करें आतंकवाद का मुकाबला, यह कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। और आज की खास गतिविधियों की बात करें तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू फिक्की महिला संगठन के 38वें वार्षिक सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित ललित होटल में आयोजित किया जाएगा। ये महिला उद्योग जगत के से जुड़ी शीर्ष पद पर पहुंचे महिलाओं को संबोधित करेंगे। और अब आज राजस्थान का स्थापना दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मौके पर एक समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। विज्ञान भवन में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग कर रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा रक्षा और सुरक्षा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी वारंगल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSM गतिविधियों में भाग लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में दीर्घकालिक कोविड-19 सिंड्रोम उपन्यास अंतर्दृष्टि पर एक वार्ता का आयोजन किया गया है। पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी और योग क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक पैनल इस वार्ता में भाग लेगा। साथ ही राज्यसभा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति की बैठक, राज्यसभा कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित होगी। राज्यसभा में सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों और सार्वजनिक खाते संबंधी समिति की बैठक होगी। लोकसभा महिला सशक्तिकरण पर स्थायी समिति की बैठक होगी और लोकसभा वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। लोकसभा महिला सचिवालय संबंधी की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी और इसी के साथ ही वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। ये तमाम सारी जानकारियां आज की गतिविधियों से जुड़ी हुई। बिल्कुल पराक्रम, तो कुल मिला के आज आपने बहुत ज़्यादा जो है एक फहरिस्त थी गतिविधियों की, उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन अब इसके बाद मुझे लगता है छोटा सा टी ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी कि हम लेंगे एक ब्रेक। लेकिन उस जाने से पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे पराक्रम गंगा जमुना तहजीब की जो हमारी संस्कृति है उसका एक छोटा सा नमूना। क्या हो रहा है टीपी को? संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 30 मार्च वर्ष 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ। इसके गठन की औपचारिक घोषणा हालांकि सरदार पटेल ने 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में कर दी थी। इससे पहले राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था और कुल 22 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर यह राज्य बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। जिन रियासतों का विलय किया गया था वे सभी राजपूत, गुज्जर, मौर्य और जाट राजाओं के अधीन थे। इन मुख्य रियासतों में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें मुख्य थीं। मुगलों, खिलजियों समेत कई बाहरी आक्रांताओं से लोहा लेने में यह क्षेत्र हमेशा अग्रणी रहा। आज के दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस राज्य के गठन की प्रक्रिया 1949 से शुरू हुई और 1956 में 7 चरणों के साथ पूरी हुई। 30 मार्च वर्ष 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आमतौर पर कोई भी राज्य पहले से ही उस देश का हिस्सा होता है या फिर उस राज्य को युद्ध में जीतकर या फिर उस पर कब्जा करके उसे देश का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन अलास्का एक ऐसा राज्य है जिसे अमेरिका द्वारा रूस से लगभग 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया। रूस के साथ संधि पर राज्य सचिव विलियम सीवार्ड और रूसी मंत्री एडोर्ड डी स्टोकेल ने हस्ताक्षर किए थे। अलास्का को खरीदने के सौदे को आलोचकों ने सेवार्ड की मूर्खता या सेवार्ड का आइस बॉक्स भी कहा। वर्तमान में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रकार अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना। अलास्का शब्द का मतलब होता है मुख्य भूमि या महान भूमि। और आज के इतिहास के बाद अमृता, अब हम दर्शकों को क्या बताने जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट न्यूज़ यू कैन यूज, जिसमें हम देते हैं ऐसी जानकारी जो आपके काम की है और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो पराक्रम, हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को हो रहा है समाप्त।
और 1 अप्रैल से जो है वो दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। लेकिन दर्शकों को बता दें कि 1 अप्रैल से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल, 1 अप्रैल से बैंक के नियम, टैक्स, जीएसटी, पैन, आधार लिंक, एफडी समेत कई नियम बदल जाएंगे। ऐसे में न्यूज यू कैन यूज के आज के सेगमेंट में हम आपको 1 अप्रैल से होने वाले कुछ बड़े बदलाव के बारे में जानकारी देते हैं। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। नियम के मुताबिक ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा योगदान पर ब्याज आय पर टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। जब जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब उसकी बिक्री का 1% टीडीएस भी कटेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दी है। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। तो अमृता, देखा हमने कई सारे बड़े बदलाव 1 अप्रैल से हो रहे हैं, जिसकी जानकारी दर्शकों को, आपको भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और जो डेडलाइंस हैं उसे आप जरूर मीट कर लीजिए। उस डेडलाइन से पहले अपने ये काम कर लीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और अब पराक्रम, हम अपने दर्शकों को देंगे जानकारी कि संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम क्या है। संसद टीवी पर सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम संसद में आज, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ा हुआ ये खास चर्चा। और 11 बजे आप देख सकते हैं संसद टीवी पर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। और इसके साथ ही शाम 7 बजे आप देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम बड़ी बहस, मुद्दा आपका। रात 8 बजे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों का न्यूज बुलेटिन, आज की खबर। रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और रात 9 बजे आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, द न्यूज। और इसके साथ ही रात 10 बजे आप देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसके हाइलाइट्स, हाउस हाइलाइट्स में अंग्रेजी में। और रात 10:30 बजे इसी कार्यक्रम को आप देखिए सदन दिन भर हिंदी में। और इसी के साथ अब समय आपसे विदा लेने का। आपको बता दें कि 10 बजे मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा के साथ संसद की गतिविधियों पर हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज देखना न भूलें। जी हाँ, और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि हेलो इंडिया में जो भी खबरें आपको दिखाई जा रही हैं, पॉजिटिव स्टोरी, न्यूज़ यू कैन यूज़, उसे आप संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ अपडेट रह सकते हैं। बिल्कुल, तो हम दोनों आपके लिए यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।